हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं आर एस शर्मा से। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज ही आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर्स ऑलरेडी आर एस शर्मा से कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 चालकोलिथिक कल्चर्स, और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम लोग चालकोलिथिक सेटलमेंट्स और ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे। एंड पार्ट 2 में आपका चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया ये रहेगा। एंड पार्ट 3 में आपके ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक फेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर्स ये रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ चालकोलिथिक सेटलमेंट। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने बेसिकली इधर देखो आप इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, पैलियोलिथिक एज हो गया, आपका मीजोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे चालकोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक में हम लोगों ने समझा था कि यहाँ के जो इस टाइम के जो लोग थे ना, वो बेसिकली लाइफ को भी समझ ही रहे थे। ठीक है, जीना सीख ही रहे थे। तो इस टाइम तक कोई फिक्स्ड घर नहीं थे, लोग गुफा में रहते थे या ओपन एयर में ही रहते थे। ठीक है, नोमैडिक लाइफ थी। नोमैडिक मतलब एक जगह ठहरते नहीं थे, इधर से उधर से इधर घूमते रहते थे। ठीक है, और इनका जो खाना होता था वो एनिमल्स को हंट करते थे ये लोग। ठीक है, या जो आपके फ्रूट्स या जो थोड़ी बहुत चीजें खाने को मिल गई उसको गैदर करके फिर खाते थे। तो इस वजह से इस टाइम पीरियड के लोगों को हम लोगों ने हंटर गैदरर्स बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ अब एनिमल्स को हंट करते हैं तो ऑब्वियसली कोई हथियार, कोई टूल कुछ तो चाहिए ना उनको। तो इस टाइम के लोग आपके बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिन पत्थरों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टसाइट। मैंने आप लोगों से ये पूछा भी था। तो ये जो पत्थर है कौन इस्तेमाल करते थे, पैलियोलिथिक फेज वाले लोग, बेसिकली एनिमल्स को हंट करने के लिए। और बड़ी बड़ी स्टोन्स को लेके वो लोग कुल्हाड़ियां वगैरह बनाया करते थे, मैंने आपको बताया था। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके ये लोग एनिमल्स को हंट करते थे। और इस टाइम तक ना कोई पॉटरी नहीं थी, अभी तक लोगों को बर्तन क्या होता है, क्यों चाहिए बर्तन, इस चीज की कोई समझ नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है मीजोलिथिक एज। तो देखो ये तो आपके कंप्लीटली मतलब एकदम पुराने लोग, समझ में आ गया। यहाँ ना घर है लोगों के पास, ना समझ है लोगों के पास, कुछ नहीं है। ठीक है, और ये आपका है एकदम नए लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एडवांस लोग कह लो आप लोग इनके कंपैरिजन में। इनके पास घर है नियोलिथिक एज में, इनके पास टूल्स हैं, पॉटरीज हैं, समझ है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल समझदार नहीं है, ये आपके समझदार हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो ऐसा नहीं हो गया होगा ना कि एकदम ऐसा कोई मोड़ आ गया कि एकदम लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये जो ट्रांजिशन है आपका, ये बहुत स्लो प्रोसेस में हुआ होगा, राइट। तो ये जो मीजोलिथिक एज है ना, इसी को हम लोग ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जब लोगों ने ट्रांजिशन यानी कि बदलाव करना शुरू किया अपने आप में। तो पैलियोलिथिक एज आप देखो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, और नियोलिथिक एज आप देखो लोगों को समझ है, समझ में आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना, ये जो बदलाव हुआ है, ये आपका मीजोलिथिक एज से हुआ है, समझ में आ गया। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल है। सेमी नोमैडिक का मतलब क्या है, एक जगह ठहरते हैं ये लोग, खाना पीना खाते हैं, रुकते हैं, वहां के आसपास के जो भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वहां से चल देते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके की लाइफस्टाइल है। और कुछ लोग हैं जो ठहर रहे हैं, कुछ लोग हैं अभी भी घूम रहे हैं, एकदम नोमैडिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इस वजह से इस पीरियड के लोगों को सेमी नोमैडिक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते लोगों ने रॉक के शेल्टर्स बनाने लग गए थे रहने के लिए। आपका जो पत्ते होते हैं, लीव्स, उनका हट बनाने लग गए थे रहने के लिए। ग्रास, वुड, इन चीजों का इस्तेमाल करके बेसिकली हट टाइप स्ट्रक्चर ये लोग बनाने लग गए थे खुद के रहने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ देखो लोगों को घर की समझ नहीं है, पर यहाँ तक आते आते लोगों को घर की समझ आ रही है कि अगर बहुत ठंड है या मुझे अपने आप को मतलब कहीं रखना है, सोना है, तो मैं एक ऐसा हट टाइप बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं सो सकता हूँ, समझ में आ गया। तो ये लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे तो होता था क्वार्टसाइट पत्थर का इस्तेमाल एनिमल्स का शिकार के लिए। यहाँ पे अब ये किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोलिथ, बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं ये लोग। साथ में बो एंड एरो का भी इस्तेमाल करते हैं, तीर कमान का भी इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स को हंट करने के लिए, समझ में आ गया। नाउ पॉटरी की अगर बात करें, बर्तनों की, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो लोग बर्तन टाइप इस्तेमाल करने लग गए थे, लेकिन ना कॉमन नहीं था और लोगों को समझ नहीं था कि बर्तन बनेगा कैसे। बट स्टोरेज मतलब रखने के लिए चीजें जो है ना, उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी, समझ में आ गया। तो ये था। फिर आपका है यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी थी, तो हंटिंग गैदरिंग अभी भी होती थी, फिशिंग स्टार्ट हो गई थी यहाँ तक आते आते, एनिमल्स को पालने लग गए थे यहाँ तक आते आते। ठीक है, फिर आपका आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज आपका यहाँ से ना
परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, एक जगह रह के जो जीना है, वो यहाँ से शुरू हो चुका था। समझ में आ गया? अब यहाँ पे लोग झोपड़ी टाइप बनाने लग गए थे, हट मतलब पक्के हाउसेस टाइप बनाने लग गए थे, मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है? अब यहाँ पे शिकार करने के लिए पॉलिश्ड स्टोन के टूल्स आ गए थे आपके, कुल्हाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी आ गई थी। यहाँ तक आते-आते लोगों को पॉटरी की समझ आ गई थी कि पॉटरी का हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए चीज़ों को, कुकिंग करने के लिए, वाटर रखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखो हैंडमेड पॉटरी लोग बनाने लग गए थे, और हैंडमेड पॉटरी के साथ-साथ थोड़ा टाइम आगे मतलब इस टाइम पीरियड तक आता है, तो थोड़ा लेट नियोलिथिक फेज़ में व्हील जो चक्के होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके हैंडमेड पॉटरी ये लोग बनाने लग गए थे, ठीक है? अब ऐसा क्यों करने लग गए थे? क्योंकि आपको पता है इस टाइम तक एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग, खेती की शुरुआत ही हो चुकी थी। अब खेती अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे अनाज को स्टोर करना है कहीं, राइट? तो उस चीज़ के लिए इनको बर्तन चाहिए, बड़े बर्तन चाहिए, फिर खाना पकाना भी है, अनाज उगा लिया अब उसको पकाना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए इनको बर्तन चाहिए। तो इस वजह से यहाँ तक आते-आते लोगों को पॉटरी की काफ़ी अच्छी-खासी समझ जो है हो चुकी थी, ठीक है? और ये जो है ना आपके नियोलिथिक एज वाले लोग, ये आपके पहले फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे। क्या बन गए थे? फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है? खाना उगाने लग गए थे ये लोग, ठीक है? इसके बाद आते हैं चालकोलिथिक एज में। अब ये जो टाइम पीरियड है आपका चालकोलिथिक एज, देखो नियोलिथिक लाइफ में क्या था, लोग सेटलमेंट जान गए थे, अच्छे खासे घर बना के रह रहे थे। अब यहाँ ना नियोलिथिक टाइम में ना लोग विलेज में मतलब एक पहले 3-4 घर बने, फिर 5-6 घर बने, फिर एक पूरा विलेज बन गया, एक टाउन बन गया, समझ में आ रहा है? तो वो जो शुरुआत थी ना विलेज बनने की, टाउन बनने की, वो यहाँ से हो चुकी थी, ठीक है? लेकिन विलेज लाइफ प्रॉपरली जिसको कहते हैं सेटल्ड होना, और एक गाँव से दूसरे गाँव ट्रेडिंग होना किसी भी चीज़ की, वो सारी चीज़ें आपकी चालकोलिथिक एज से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है? तो चालकोलिथिक एज में ना विलेज लाइफ आपका प्रॉपरली सेटल हो चुका था। मड के हाउसेस बनते थे, ब्रिक्स के हाउसेस बनते थे, ठीक है? स्टोन देखो यहाँ तक तो सिर्फ आप स्टोन के टूल्स पढ़ रहे हो कि कुल्हाड़ियाँ हो गई या कोई भी पत्थर हो गया, लेकिन सारे के सारे स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे चालकोलिथिक एज में स्टोन के साथ-साथ कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया था, समझ में आ गया? कॉपर से लोग वेपन्स बनाने लग गए थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनाने लग गए थे खुद के पहनने के लिए, ठीक है? और यहाँ तक आते-आते पॉटरी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी। यहाँ पे तो लोग पॉटरी बनाते थे काफ़ी एडवांस तरीके पे। यहाँ पे लोग उन पॉटरीज़ पे पेंट भी करते थे, रेड कलर से, ब्लैक कलर से, अलग-अलग टाइप के आर्ट्स बनाते थे। तो यहाँ तक आते-आते आपकी पॉटरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी, ठीक है? अब यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका फुल्ली डेवलप्ड था, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आते-आते कंप्लीटली डेवलप हो चुकी थी, ठीक है? अब होता क्या है ना, इसको चालकोलिथिक एज इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टाइम किसी मेटल का अगर इस्तेमाल होने लगा था ना, जो कि है कॉपर आपका, वो इसी टाइम पीरियड से होने लगा था। इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग चालकोलिथिक एज यानी कि कॉपर प्लस स्टोन एज, ठीक है? स्टोन के साथ कॉपर को मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, ठीक है? तो इस वजह से इसको कहा जाता है चालकोलिथिक एज। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद आपका जैसे मेटल एज पढ़ोगे आप लोग, मेटल के बाद आपका हड़प्पन एज, इसके बाद का है वो, ठीक है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, वो आपका पहला मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं ना, मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन, वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था। समझ में आ गया? इससे पहले अभी तक आप जो भी पढ़ रहे हो ना, ये नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ये प्रॉपर विलेज लाइफस्टाइल है। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो नींव है ना, फाउंडेशन है ना, वो नियोलिथिक एज से स्टार्ट हो चुकी थी, और चालकोलिथिक एज में हड़प्पन सिविलाइजेशन की नींव रखी गई थी। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया, विलेज बहुत अच्छे से हो गया, ट्रेड वगैरह होने लग गया। तो अब जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, विलेज लाइफ से लोग कहाँ जाएँगे? अर्बन लाइफ की तरफ जाएँगे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा अर्बन सेटलमेंट था, ठीक है? तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि चालकोलिथिक एज जो है ना आपका, वो फाउंडेशन है किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब है क्या ये आपका चालकोलिथिक एज, ये आपका ट्रांजिशनल फेज है नियोलिथिक और मेटल एज का। अब इसके बाद से मेटल का इस्तेमाल होने लग जाएगा, तो वो जो ट्रांजिशनल फेज हम लोग कहते हैं ना, वो चालकोलिथिक एज को कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी मेटल यानी कि कॉपर का जो इस्तेमाल हुआ था ना, वो आपका इसी टाइम पीरियड से होने लगा था, ठीक है? इस वजह से चालकोलिथिक एज आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब चालकोलिथिक फेज आपका इंडिया में कैसे आया? तो टेक्नोलॉजिकल फेज की अगर बात करें, तो इसमें यही है कि चालकोलिथिक फेज आपका इंडिया में कैसे आया? तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना चालकोलिथिक फेज आपका
प्री हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको नंबर लाइन पे दिखा रखा है कि हड़प्पन फेज से पहले था चालकोलिथिक फेज। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया के ना बहुत सारे रीजन्स में ना चालकोलिथिक कल्चर आपका हड़प्पन कल्चर के बाद आया है। अब चालकोलिथिक कल्चर का मतलब क्या समझते हो आप लोग कि कॉपर प्लस स्टोन का इस्तेमाल होता था, ठीक है, और हड़प्पा जो टाइम था ना उस टाइम में ना ब्रॉन्ज का इस्तेमाल काफी होता था, प्लस अर्बन लाइफस्टाइल था। तो जो हमें इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है ना उनसे हमें काफी चीजें ये पता चली है कि हो सकता है इस रीजन में पहले आपका अर्बन लाइफस्टाइल था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, और बाद में जाके कॉपर का इस्तेमाल या विलेज लाइफ ज्यादातर वो शुरू हो गया। तो इस वजह से काफी ज्यादा जो हिस्टोरियंस है ना उनका ये कहना है कि काफी इंडिया के साइट्स में ना आपका हड़प्पन कल्चर पहले एग्जिस्ट किया करता था देन चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। इसके बाद इधर आ जाओ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चालकोलिथिक पीरियड वाले जो लोग थे ना वो कैसे थे, तो टूल्स तो मैंने आपको बता दिया कि स्टोन का टूल्स प्लस कॉपर का वो इस्तेमाल करते थे। कभी कभी ऐसा था कि लो ग्रेड जो सबसे बेकार क्वालिटी का ब्रॉन्ज है ना वो भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। बहुत कम, बहुत ही रेयरली हमको आयरन का इस्तेमाल देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल अगर देखें तो ज्यादातर ये लोग किस में रहते थे, विलेज में रहते थे। एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, मेटल वगैरह का यूज जो मैंने आपको बताया वो करते थे, ठीक है। नाउ इस टाइम के लोग ना स्टोन टूल का तो इस्तेमाल करते ही थे लेकिन साथ साथ कॉपर के टूल्स भी बनाने लग गए थे, ठीक है। और इसके बाद इस टाइम में आपका विलेज सेटलमेंट था, पॉटरी था, अर्ली मेटल वर्किंग जो था वो हमें यानी कि मेटल का काम जो था वो हमें इसी टाइम पीरियड से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर इधर टूल्स एंड मटेरियल्स। तो ज्यादातर स्टोन के और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स ये इस्तेमाल करते थे। ओकेजनली लो ग्रेड ब्रॉन्ज जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी बहुत रेयरली हमको आयरन का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये जो था आपका ट्रांजिशनल फेज था स्टोन एज और आयरन एज के बीच का। स्टोन एज यानी कि यहाँ पे जो इससे पहले स्टोन का इस्तेमाल होता था, यहाँ से मेटल्स का इस्तेमाल होने लग गया, और यहाँ से ऐसा मान लो आप लोग हड़प्पा के टाइम से आयरन का इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। तो इसके मतलब स्टोन और आयरन एज के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है उसको हम लोग चालकोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ सेटलमेंट्स, तो प्राइमरीली रूरल कम्युनिटी थी। रूरल का मतलब है आपका विलेजेस वगैरह में रहते थे, ठीक है। नॉट अर्बन लाइक द हड़प्पन। हड़प्पा आपका अर्बन सेटलमेंट था, ठीक है। ज्यादातर ये लोग हिली रीजन्स में रहते थे जहाँ पे नदी हो, रिवर के किनारे, क्योंकि रिवर यानी कि पानी का उनको सोर्स है। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, इस वजह से ज्यादातर सेटलमेंट ये लोग ऐसी जगह पे करते थे जो किसी नदी के किनारे हो। समझ में आ गया। ज्यादातर ये लोग एग्रीकल्चर पे, कैटल रेयरिंग यानी कि एनिमल्स को पालने पे, इसी पे डिपेंडेंट थे। और इसके बाद कॉन्ट्रास्ट विद हड़प्पन यानी कि हड़प्पा और चालकोलिथिक फेज, इन दोनों ही फेजेस में क्या डिफरेंस था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका प्रॉपरली अर्बन सिविलाइजेशन था, ब्रॉन्ज ये लोग इस्तेमाल करते थे। और फ्लड प्लेन एग्रीकल्चर, फ्लड प्लेन का मतलब होता है नदी जो आपकी बह रही है ना, नदी के किनारे का फ्लैट एरिया, समझ में आ गया, जहाँ पे बारिश या फ्लड वगैरह जो है वो होता रहता है वहां पे, तो उस एरियाज में ज्यादातर ये लोग रहते थे। चालकोलिथिक कल्चर क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट, रूरल था पूरा उनकी इकोनॉमी। उसके बाद कॉपर का इस्तेमाल करते थे और हिली एरियाज में रहते थे, नदी के किनारे। समझ में आ गया। तो ये आपके मेजर डिफरेंस है चालकोलिथिक कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। इसके बाद है आपका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी कि चालकोलिथिक कल्चर्स जो है, इधर आ जाओ, आपको मैप दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे आपके मेजर चालकोलिथिक कल्चर्स है अक्रॉस इंडिया, ठीक है, जितने भी आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है नियोलिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ, यहाँ पे जोरवे ट्रेडिशन है। सिमिलरली मालवा कल्चर है, यहाँ पे किस तरीके पे पॉटरी यूज होती थी वो है। तो ये सारे ही कल्चर्स आपके चालकोलिथिक कल्चर्स है जो अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं, ठीक है। इनमें अगर आप देखो तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे आहार एंड जिलुंड, ये आपके दो मेजर कल्चर्स है, चालकोलिथिक कल्चर्स है, ठीक है। फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में कयाथा एंड ईरान, ये दो आपके चालकोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। देन वेस्टर्न महाराष्ट्र में यहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा कयाथा कल्चर, मालवा कल्चर, आहार कल्चर, ये सारे आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र के हैं। सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी हमको बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिली है चालकोलिथिक कल्चर से जुड़ी हुई, ठीक है। अब इन सभी कल्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सारे बिलोंग तो एक ही फेज को करते हैं, चालकोलिथिक एज को ही करते हैं, बट उसके बावजूद ये सारे ही कल्चर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हैं, ये कैसे एक दूसरे से अलग है वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके इधर आ जाओ पॉटरी एंड कल्चर। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो मालवा वेयर, ये देखो आपको ऐसा दिख रहा है, ये कॉपर का इस्तेमाल होता था पॉटरी बनाने के लिए। समझ में आ गया। अब ये जो है ना, मालवा चालकोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता था जो आपका सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था, ठीक है। ये सबसे ज्यादा
मतलब ये जो इस्तेमाल होता था ना मालवा वेयर का, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था चालकोलिथिक फेज़ के दौरान, ठीक है? अब ये जो मालवा कल्चर था आपका, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ था, ये देख रहे हो आप? इसका इन्फ्लुएंस जो है ना, वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि ये पूरा महाराष्ट्र तक एक्सटेंड होता था, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है मालवा वेयर ये किस पीरियड को बिलॉन्ग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉटरी आपका चालकोलिथिक टाइम में यूज़ होता था, ठीक है? तो वन डे एग्ज़ामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद इधर आ जाओ, चालकोलिथिक साइट्स इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टिवेशन करने के बाद ये चालकोलिथिक साइट्स हमको मिली हैं, जैसे कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जोरवे, निवासा, दाइमाबाद, पुणे डिस्ट्रिक्ट में चंदौली, सोंगांव, इनमगांव और अदर्स प्रकाश एंड नासिक। तो ये आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है? फिर जोरवे कल्चर, तो जोरवे कल्चर, अब इसका नाम ना जोरवे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो जगह थी ना उसका नाम था जोरवे, ठीक है? तो इसी वजह से इसको जोरवे कल्चर बोल दिया गया है कि उस रीजन के जो लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो लोग जोरवे कल्चर से बिलोंग करते थे, ठीक है? और ये आपका सिचुएटेड कहाँ पे था? लेफ्ट बैंक ऑफ द प्रवारा रिवर, जो कि आपकी गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी थी। तो गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रवारा रिवर, उस रिवर के लेफ्ट बैंक पे ये जो था आपका जोरवे साइट ये सिचुएटेड था, जो कि आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ में आ गया? ये आपका वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड चालकोलिथिक साइट था। समझ में आ गया? इसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर बात करें, तो जोरवे कल्चर आपका मालवा कल्चर से इवॉल्व हुआ है। इधर आप देखो मैप पे, इधर आपको दिख रहा है ये आपका जोरवे कल्चर है और ये आपका मालवा कल्चर है। तो ऐसा माना जाता है कि जोरवे कल्चर जो है आपका मालवा कल्चर से ही इंस्पायर्ड है, और आपको दिख रहा होगा मालवा कल्चर जोरवे कल्चर से ज्यादा पुराना है। ये आपका 1700 से लेके 1400 बीसी तक था, और ये आपका 1400 बीसी से लेके 700 बीसी तक था। तो ये आपका ज्यादा पुराना है जोरवे कल्चर के कंपैरिजन में। तो जोरवे कल्चर जो है वो किससे इंस्पायर्ड है? मालवा कल्चर से इंस्पायर्ड है, ठीक है? इसके बाद ये जो है आपके जोरवे कल्चर में जो भी हमको चीजें देखने को मिली है ना, इसमें हम लोगों को कुछ कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है नियोलिथिक कल्चर का साउथ इंडिया से, और ये हमको रीजनल कल्चरल इंटरेक्शन दिखाता है। रीजनल कल्चरल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इधर देखो, ये आपका इधर डेवलप हुआ है, थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र का साइट ले लो, तो अब इधर डेवलप हुआ है, ये साउथ इंडिया से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, नियोलिथिक कल्चर से साउथ इंडिया के, ये आपका मालवा कल्चर से इंस्पायर्ड है। तो ये जो रीजन है ना, ये अपने साथ साथ आसपास के जितने भी कल्चर्स थे ना उन सब से इंस्पायर्ड है। समझ में आ गया? तो ऐसा माना जाता है। इसके बाद आ जाओ नीचे, यहाँ पे जोरवे कल्चर के बारे में आप थोड़ा सा ना हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये आपका 1400 से 700 बीसी के आसपास था, और ये कल्चर ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र में आपका फैला हुआ था, ठीक है? लेकिन दो एरियाज में नहीं मिला हमको ये कल्चर, महाराष्ट्र के इन दो एरियाज में ये कल्चर हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन इन दोनों के अलावा ये पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। तो कौन कौन से हैं वो? एक है विदर्भा और एक है कोंकण, ये कोस्टल एरिया था। इन दोनों एरिया में हमको जोरवे कल्चर का हमको कुछ भी ऐसा एविडेंस कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों एरियाज को छोड़ के बाकी पूरे महाराष्ट्र में ये कल्चर फैला हुआ था। नेचर ऑफ सेटलमेंट, नेचर ऑफ सेटलमेंट का मतलब है लोग कैसे रहते थे। तो जोरवे कल्चर आपका मेजरली जो था ना वो रूरल कल्चर था, ठीक है? गांव में था वो कल्चर। पर कुछ आपके ऐसे सेटलमेंट्स है जैसे कि आपका दाइमाबाद हो गया, इनम गांव हो गया, यहाँ लगभग विलेज तो नहीं कहोगे आप लोग, थोड़ा सा अर्बन स्टेज की तरफ ये लोग शहर की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है? मतलब बड़े और ऑर्गेनाइज्ड थे ये लोग, लेकिन शहर कंप्लीटली नहीं थे, ठीक है? इसके बाद एनवायरमेंटल सेटिंग, एनवायरमेंटल सेटिंग का मतलब है नेचर कैसा था, ज्योग्राफी कैसी थी उस टाइम की जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो ये लोग आपका सेमी एरिड रीजन में रहते थे, जहाँ आपका थोड़ा ड्राई क्लाइमेट होता है वहां पे। सॉइल कैसा था? तो ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल था, जो फार्मिंग के लिए अच्छा होता है। वेजिटेशन यानी कि कैसे हमको प्लांट्स देखने को मिलते हैं उस टाइम के, तो बबुल प्लांट हमको देखने को मिलता है, एक है आपका बेर, ये प्लांट हमको देखने को मिलते हैं। सेटलमेंट मोस्टली आपके रिवर के आसपास थे ताकि उनको पानी मिल सके, इस वजह से, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, एडिशनल साइट्स। तो अब ये कुछ आपकी आउटसाइड महाराष्ट्र भी हमको कुछ साइट्स देखने को मिली हैं जो कि जोरवे कल्चर से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है? एक है आपका नवदात तोली, ये आपका नर्मदा रिवर के आसपास है, जिसमें हमको चालकोलिथिक एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। ये आपका महाराष्ट्र के बाहर है, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब हम लोग ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में हमको जो जो देखने को मिला है वो पढ़ते हैं, जो जो साइट्स हमको देखने को मिली है वो पढ़ते हैं। तो है आपका विंध्या रीजन, विंध्या रीजन आपका सेंट्रल इंडिया में आता है। तो यहाँ हमको इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में काफी चालकोलिथिक साइट्स हैं जो कि देखने को मिली हैं। फिर आपका ईस्टर्न इंडिया में हमको एक तो चिरांद हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ा था, पंडू राजा दीवी हो गया, महिषदाल हो गया,
ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमको चालकोलिथिक कल्चर्स का इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ैक्टिवेटेड साइट्स हैं जैसे कि ये आपके कुछ बिहार की साइट्स हैं या आपके कुछ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की साइट्स हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को चालकोलिथिक कल्चर्स के एविडेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसके बाद आ जाओ चालकोलिथिक पीपल एंड यूज़ ऑफ टूल्स। ये मैंने आपको थोड़ा बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ तक एकदम एडवांस टूल थे, पॉलिश्ड टूल्स थे। तो अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके के टूल्स का वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये लोग आपके काफ़ी छोटे स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, स्टोन ब्लेड्स का यूज़ करते थे काफ़ी ज़्यादा। साउथ इंडिया में स्टोन ब्लेड की जो इंडस्ट्री थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। स्टोन के एक्सेस बनते थे, कुल्हाड़ियाँ बनते थे और ये जो स्टोन के टूल्स है ना, ये आपके ऐसी जगह पे बनते थे जो आपके हिल्स यानी कि पहाड़ों के पास हो, ठीक है? क्योंकि वहाँ से ना इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल ईज़िली मिल जाता था, ठीक है? तो इस वज़ह से ये जो है ना ज़्यादातर हमको सदर्न इंडिया में देखने को मिलते थे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके के आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा शार्प और छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके इस तरीके के टूल्स जो हैं ये लोग डेवलप करते थे, ठीक है? इसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे और कुछ सेटलमेंट्स में ना हमको कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि आपका एक आहार कल्चर है, जैसे हमने जोरवे कल्चर के बारे में पढ़ा। सिमिलरली आहार कल्चर आपका राजस्थान से बिलॉन्ग करता है, तो यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा कॉपर के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? और आहार के साथ-साथ आपका गिलुंड भी है, ये भी आपका राजस्थान से ही बिलॉन्ग करता है। तो यहाँ ना हमको काफ़ी ज़्यादा कॉपर के टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे के सारे कॉपर से बनाए गए टूल्स हैं, चाहे आपका पॉटरी हो गया, चाहे छोटे-छोटे हथियार हो गए या छोटे-छोटे कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए जो ज्वेलरी टाइप्स वो लोग पहनते थे, ये आपके टूल्स हैं, सारे के सारे कुल्हाड़ियों के स्टाइल्स हैं और ये शायद आपके ऑर्नामेंट्स हैं, देख रहे हो यहाँ पे? ये गले में पहनने के लिए हो गया, तो इस तरीके के ऑर्नामेंट्स का वो लोग इस्तेमाल करते थे, कहाँ पे? राजस्थान में आहार कल्चर के लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है ना, वो लोकली अवेलेबल था, तो इस वजह से आहार कल्चर के जो लोग थे ना, ज़्यादातर कॉपर के स्मेल्टिंग, मेटलर्जी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है? और ये जो कल्चर है ना आपका आहार कल्चर, ये दूसरे कल्चर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल होता है, स्टोन का इस्तेमाल नहीं होता। कॉपर के आइटम्स बहुत ईज़िली मिल जाते थे यहाँ पे, कॉपर के बैंगल्स, कॉपर की शीट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कॉपर की देखने को मिल जाएँगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। पॉटरी से लेके, ज्वेलरी से लेके, ऑर्नामेंट्स बना रहे हो या टूल्स बना रहे हो, सब कुछ यहाँ पे आपको कॉपर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ के जो लोग थे ना आहार कल्चर के, वो स्टार्टिंग से ही कॉपर की स्मेल्टिंग और मेटलर्जी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जैसे कि हमने यहाँ पे रीड किया और यहाँ कॉपर ना लोकली मिल जाता था। इस वजह से स्टोन के टूल्स पे ना डिपेंडेंट उतना नहीं थे, इसी वजह से स्टोन के टूल्स की उतनी ज़्यादा माँग नहीं थी, ठीक है? अभी जो आहार कल्चर है ना, आहार का ओरिजिनल जो नाम था ना, वो आपका तम्बावती, तम्बावती का मतलब होता है आपका प्लेस दैट हैज़ कॉपर, वो जगह है जहाँ पर कॉपर पाया जाता है, समझ में आ गया? तो ये इसका ओरिजिनल नेम था। इसके बाद आहार कल्चर आपका 2100 से लेके 1500 बीसी के आसपास एग्जिस्ट करता था और आहार के साथ-साथ ना कुछ रीजनल जगहों पे ना आपके गिलुंड कल्चर भी एग्जिस्ट करता था। यहाँ ना कॉपर के टुकड़े हमको देखने को मिलते हैं, स्टोन ब्लेड की इंडस्ट्री हमको देखने को मिलती है, जो आहार कल्चर में नहीं था, तो वो हमको इस कल्चर में देखने को मिलता है, ठीक है? नाउ अब जैसे कॉपर के टूल्स हैं, फ्लैट रेक्टेंगुलर एक्सिस कुल्हाड़ियाँ कुछ इस तरीके की ये कॉपर की बनी हुई हैं, ठीक है? तो ये हमको इस रीजन से मिलती है देखने को। अब ये जो कल्चर था ना आपका आहार कल्चर, ये इसका इन्फ्लुएंस ना हमको थोड़ा-थोड़ा महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है? बॉर्डर्स के आस-पास, लेकिन एकदम डीप सेंट्रल महाराष्ट्र में नहीं, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, पॉटरी इन चालकोलिथिक फेज़ यानी कि अब किस तरीके की पॉटरी का इस्तेमाल करते थे ये लोग चालकोलिथिक फेज़ में। तो चालकोलिथिक लोग जो है ना वो डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की पॉटरी बनाते थे। इनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉटरी है जिसका नाम है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है? अब ये जो पॉटरी है ना, ये पॉटरी आपकी कुछ 2000 बीसी के आसपास जो है 2000 बीसी के आसपास से मिलना शुरू हो गई थी, ठीक है? ये आपका व्हील्स पे बनाया जाता था, प्रॉपर उसको शेप दिया जाता था और कभी-कभी इस पर व्हाइट कलर से डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह भी बना दिए जाते थे, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपके ब्लैक एंड रेड वेयर है, कभी आपका रेड कलर का इस्तेमाल करके, कभी ब्लैक कलर का, कभी व्हाइट कलर का, ऐसे इस्तेमाल कर के डिफरेंट-डिफरेंट पैटर्न्स जो है ना, इन पॉटरीज़ पे बनाया जाता है। अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया, कोई एनिमल का इम्प्रिंट बनाना हो गया, तो किसी भी तरीके के पैटर्न्स ये लोग बनाते थे, ठीक है? नाउ अब ये पॉटरीज कहाँ मिलती थी ब्लैक एंड रेड वेयर? तो ये ज़्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल इन एरियाज़ में मिलती थी। मतलब ये पॉटरी ना आपका पूरे सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता था, ठीक है? नाउ अब कुछ ऐसे रीजन्स हैं आपके जैसे कि महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, यहाँ पे ना लोग कुछ खास तरीके की पॉटरी बनाते थे, ठीक है? जैसे कि आपका चैनल स्पाउटेड पॉट्स, ये पॉट्स आपके ऐसे बर्तन थे जिसमें ना
पानी निकलने के लिए अलग सा, जैसे वो नहीं आजकल हम लोग यहाँ पे जैसे टोटी टाइप कुछ बना दिया जहाँ से पानी निकल जाएगा, तो इस तरीके का कुछ अलग सा डिजाइन बनाया जाता था जिससे पानी को निकलने का रास्ता मिल सके और इजीली ये लोग पानी पी सके। तो पानी को पीने के लिए ये लोग इस तरीके की पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। फिर आपका डिशेस ऑन स्टैंड, तो प्लेट्स जो एक स्टैंड के ऊपर नहीं रखी होती है, एकदम बर्तन का जो स्टैंड होता है उस तरीके की पॉटरी बनाना ताकि बर्तनों को प्लेट्स को अलाइन कर सके। बोल्स ऑन स्टैंड, बोल्स ऑन स्टैंड का मतलब है कटोरियां रखने के लिए स्टैंड बनाना। तो ये सारी चीजें बनाने लग गए थे ये लोग पॉटरी की मदद करके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी आपके ये ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज करने वाले हैं लोग हैं, ये क्या सभी लोग एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये सारे एक ही कल्चर से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये जो आपके ब्लैक एंड रेड पॉटरी था ना, ये कई डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में यूज होता था, ठीक है। मतलब आपका सेम पॉटरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पॉटरी अगर आपको मिली है तो वो सारे के सारे चालकोलिथिक कल्चर से ही बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अज्यूम करना अपने आप से कि सारे ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ वेस्टर्न इंडिया में आपका स्पेशली महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान में पॉटरी पे पेंट किया जाता था, जबकि आपका ईस्टर्न इंडिया में पेंटेड पॉटरी बहुत रेयरली हमको देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से पॉटरी का इवोल्यूशन जो है आपका चालकोलिथिक फेज में हुआ, ठीक है। फिर इधर आ जाओ नीचे यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग इन चालकोलिथिक एज। अब चालकोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन था, साथ में एनिमल रियरिंग को लेके क्या सीन था? तो ज्यादातर आपके साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र, इस जगह के जो लोग थे ना वो ज्यादातर फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन किया करते थे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे, ज्यादातर ये लोग काउस, शीप, गोट, पिग्स, बफेलोज और इन इन एनिमल्स को पाला करते थे, और डियर, हिरण का ये लोग शिकार भी किया करते थे, ठीक है। और इन एरियाज से ना हमको कैमल्स के भी रिमेन्स देखने को मिले हैं, पर हमको हॉर्स के ज्यादा रिमेन्स हमको नहीं मिले हैं। कुछ बोन्स मिले हैं जो अभी भी डाउटफुल है कि हॉर्स के हैं, डंकी के हैं, या फिर किसी और एनिमल्स के भी हो सकते हैं, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है। तो हॉर्सेस मोस्टली अभी तक अननोन है, ठीक है। नाउ इनका जो डाइट था, यानी कि खाने में ये लोग क्या खाते थे, तो ऐसा माना जाता है कि बीफ, पोर्क ये चीजें खाया करते थे, पर पोर्क जो है ना इसको लिमिटेड अमाउंट में खाया जाता था, ज्यादा नहीं खाया जाता था, ठीक है। फिर क्रॉप्स की अगर बात करें तो वीट, राइस, बाजरा अलोंग विथ पल्सेस, लेंटिल यानी कि मसूर की दाल हो गई आपकी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी। तो ये सारी चीजें थी जो उस टाइम के लोग फेमिलियर थे, उगाते थे, खाते थे, ठीक है। अब ये जो साइट है ना नवदातुली, नर्मदा रिवर के किनारे जो साइट मिली थी महाराष्ट्र में, यहाँ ना सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स मिले हैं, और इंडिया में किसी भी चालकोलिथिक साइट में हमको इतने फूड ग्रेन्स देखने को नहीं मिले जितने हमको इस साइट में देखने को मिले हैं, ठीक है। और ईस्टर्न इंडिया में बिहार और वेस्ट बंगाल में ये लोग फिश के हुक्स हो गया, राइस ग्रेन्स हो गया, ये हमको मिले, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस एरिया के लोग ना फिश राइस खाते थे, जो कि आज की जो हमारी डाइट है उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमें चालकोलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं वो हमें काफी स्मॉल देखने को मिले, एक्सेप्ट आहार, गिलोंडी, ये कुछ ऐसे साइट्स हैं जो काफी हेक्टेयर्स में काफी दूर तक जो है आपके फैले हुए थे, ठीक है, जो उस टाइम के हिसाब से काफी बड़े सेटलमेंट जो है वो माने जाते हैं। इसके बाद नीचे आ जाओ, चालकोलिथिक हाउसेज एंड सेटलमेंट्स। तो अब उस टाइम के लोग किस तरीके के हाउसेज में रहते थे, कैसा सेटलमेंट था? तो इस टाइम पीरियड में ना हमको कुछ बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि जो आपकी ईंट होती है ना, उनका इस्तेमाल करके घर हमको दिखे हैं, लेकिन बहुत वाइड अमाउंट में नहीं, बहुत रेयरली, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम। स्पेशली आपका जो गिलुंड वाला एरिया था ना, इन एरियाज में हमको देखने को मिले हैं। बट इनके अलावा जो ज्यादातर हाउसेज है ना इस टाइम पीरियड के, वो आपके वॉटल एंड डॉग इनका इस्तेमाल करके जो है बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका बैम्बू नहीं होता, बैम्बू और जो आपका मड मिट्टी होता है उनका इस्तेमाल करके ये हाउसेस जो है बनाए गए हैं। मिट्टी और ब्रिक्स का हाउस भी बनाया गया है, ठीक है। जो आपके आहार रीजन वाले लोग थे इन्होंने स्टोन के हाउसेस बनाए थे जो काफी यूनिक था उस टाइम के हिसाब से। और इसके अलावा जो हमको 200 जोरवे कल्चर की साइट्स हमको देखने को मिली है ना, इनमें से था सबसे बड़ा आपका दाइमाबाद, जो कि आपका गोदावरी वैली में सिचुएटेड था। यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 20 हेक्टेयर में फैले हुए घर जो है हमको देखने को मिले हैं, 20 हेक्टेयर में, जो कि ऑलमोस्ट आपके 4000 लोग रह सकते हैं, कुछ इस तरीके का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपके प्रॉपरली मड वॉल थे, मड का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। यहाँ पे हमको ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, जो कि हमको ये दिखाता है कि हो सकता है इस टाइम पीरियड तक ना थोड़ा थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हो चुका था, तो हड़प्पा का इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है।
इसके बाद इधर आ जाओ तो ये देखो इस तरीके के कुछ हाउसेस ये लोग बनाया करते थे। मड का हाउस है, यहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, लकड़ियों का इस्तेमाल, बैम्बूस का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ऊपर बैम्बू की छत जो है वो डाल दी गई है। ठीक है, तो ये आपके हाउसेस थे जो ज्यादातर हमको इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हुए दिखते हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, इधर इनम गांव सेटलमेंट वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो इनम गांव आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र का एक साइट है, वहां पे हमको ना बड़े बड़े मिट्टी के घर देखने को मिले हैं। घर के अंदर हमको जो चूल्हा होता है वो प्रॉपर देखने को मिला है, तो यानी कि घर के अंदर खाना पकाया जाता था। कुछ लोग ऐसे सर्कुलर पिट हाउसेस में भी आपके रहते थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये देखो, कुछ ऐसे तरीके का जमीन के अंदर गड्ढा करके नहीं बनाया जाता प्रॉपर हाउस, पिट हाउस, वैसे हाउसेस देखने को हमको मिले हैं इनम गांव में। ठीक है, तो ये है। और लेटर फेज में, लेटर चालकोलिथिक टाइम में ना स्पेशल आपका 5 रूम का हमको घर देखने को मिला है, जिसमें से 4 आपके रेक्टेंगुलर रूम्स थे, एक आपका सर्कुलर रूम था। तो ये जो घर है ना ये पूरी सेटलमेंट के बीच में था, इसीलिए हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये किसी मुखिया का या किसी चीफ का घर रहा होगा जो उस टाइम में थोड़ा पावरफुल रहा होगा। ठीक है, इस वजह से इतना बड़ा घर है। और इसी चीफ के घर के पास हमको ग्रेनरी यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए रूम मिला है हमको। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ना कि इतना बड़ा अनाज का रूम है तो लोग इसको टैक्स देते हो अनाज के रूप में। ठीक है, और वो यहाँ रखा जाता हो। तो इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी आपकी ऑर्गेनाइज थी, लीडरशिप सिस्टम थोड़ा था उस टाइम में। और ये आपका काफी बड़ा गांव, बड़ा सेटलमेंट था। यहाँ पे आप हमको 100 से ज्यादा हाउसेस देखने को मिले हैं, बहुत सारे बरियल साइट्स यानी कि बहुत सारे कब्र हमको देखने को मिली है। तो लोग, जो लोग मर जाते थे उनको प्रॉपर रिचुअल्स के साथ बरी कर देते थे। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, चालकोलिथिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो अब इस टाइम में कॉपर स्मिथ यानी कि मेटल का काम करने वाले लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, कॉपर से वो लोग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। तो कॉपर का काम यहाँ पे काफी ज्यादा होता था। ठीक है, फिर इसके साथ साथ स्टोन का काम भी होता था, पत्थरों का काम। सिर्फ मेटल ही नहीं बल्कि स्टोन के वर्क में भी लोग काफी ज्यादा स्किल्ड थे, अच्छे से आपके स्टोन टूल्स बनाते थे, काफी ज्यादा स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, फिर आपका बीड मेकिंग यानी कि जो आपका मोतियों का काम होता है ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। तो ये लोग ना आपके सेमी प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल करके, मोतियों का इस्तेमाल करके, जैसे आपका कार्नेलियन हो गया, स्टीएटाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके, इन मोतियों का इस्तेमाल करके ज्वेलरीज वगैरह फैशन के लिए बनाया करते थे। फिर है आपका वीविंग एंड स्पिनिंग। तो वीविंग एंड स्पिनिंग, बुनाई, वीविंग किया जाता था। और मालवा रीजन में ना हमको स्पिंडल हॉल्स, ये जो है ना ये आइटम हमको देखने को मिला। तो ये बेसिकली प्रूफ करता है कि लोग ना धागा काटना जानते थे, स्पिनिंग का काम किया करते थे। और महाराष्ट्र में अलग अलग थ्रेड्स हमको मिले हैं, जो कि काफी थ्रेड्स, हम कॉटन के, फ्लेक्स के, सिल्क के, ये थ्रेड्स हमको देखने को मिले हैं। जिससे ना ये पता चलता है कि उनको कपड़ा बुनना आता था, वीविंग बहुत अच्छे से उनको आता था, इस चीज से अवेयर थे वो लोग। और इनम गांव में जो हमको एविडेंसेस मिले ना वो हमको ये बताते हैं कि यहाँ पे ना अलग अलग स्किल्ड आर्टिस्ट रहा करते थे। ठीक है, जैसे कि पॉटर्स रहा करते थे, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, स्मिथ रहा करते थे जो मेटल का काम करते थे। फिर आपके आइवरी कार्वर्स यानी कि हाथी के जो दांत होते हैं ना उनकी कार्विंग किया करते थे, उनसे कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया करते थे। लाइम मेकर्स यानी कि जो चूना होता है वो बनाया करते थे। टेराकोटा आर्टिसंस, तो मिट्टी की मूर्ति और आइटम्स वगैरह ये लोग बनाया करते थे। तो ये दिखाते हैं कि इनम गांव एक प्रॉपर क्राफ्ट हब था जहाँ पे हर टाइप के स्किल्ड वर्कर्स जो है वो रहा करते थे। समझ में आ गया? तो चालकुलिथिक टाइम के जो लोग है ना वो मेटल, स्टोन, ज्वेलरी, कपड़ा बनाना, इन सब में एक्सपर्ट थे। कॉपर उनका मेन मेटल था। बीड्स, बैंगल्स, टूल्स, क्लॉथ, ये सब हाई स्किल्स से बनाए जाते थे। ठीक है, तो इनम गांव जैसे साइट्स पे ना मल्टीपल क्राफ्ट्समैन एक साथ काम करते थे जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और स्किल्ड बनाते थे। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, रीजनल एंड सोशल फीचर्स ऑफ द चालकोलिथिक फेज। तो चालकोलिथिक फेज में कैसे रीजनल यानी कि अलग अलग जगह के क्या कल्चर थे, उनके क्या क्या फीचर्स थे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका रीजनल वेरिएशन। तो रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर आपके। तो ईस्टर्न इंडिया में आपके राइस ज्यादा उगाया जाता था। ठीक है, तो राइस ज्यादा कल्टिवेट होता था यहाँ पे। वेस्टर्न इंडिया में बार्ले एंड व्हीट ज्यादा कल्टिवेट किया जाता था। तो जो आपके फूड क्रॉप्स है ना वो भी रीजन के हिसाब से अलग अलग थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर ये जो आपका मालवा और जो सेंट्रल इंडिया है ना, इस टाइम में ना सेटलमेंट आपका पहले स्टार्ट हुआ था। और वेस्टर्न महाराष्ट्र और जो ईस्टर्न इंडिया ना यहाँ पे सेटलमेंट थोड़ा सा लेट डेवलप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइमलाइन डिफरेंस है। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, बरियल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजन। तो अब महाराष्ट्र में ना लोग जो मर जाते थे ना उनको घर के फ्लोर के नीचे बरी करते थे। समझ में आ गया? तो उनको घर के नीचे बरी कर दिया। बॉडी को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। और आपका जो
कब्रिस्तान जो था ना अलग से, वो कब्रिस्तान नहीं होते थे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन हड़प्पन की अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना हमको अलग से कब्रिस्तान सीमेंट्री दिखी है कि वहां अलग से ही सीमेंट्री का यूज होता था, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। साथ में आपके ग्रेव के साथ ना बर्तन और कुछ कॉपर के आइटम्स वगैरह भी जो है ना वो रख दिए जाते थे, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद ना लोग नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे तो वहां उनके ये जो बर्तन है वो काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, रिलीजियस बिलीफ। तो इस टाइम पीरियड में ना लोग, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मदर गॉडेस की जो है ना मूर्ति बनाई जाती थी, फीमेल टेराकोटा फिगराइंस, टेराकोटा का इस्तेमाल करके इन फिगर्स को जो है ना बनाया जाता था और इनकी वर्शिप जो है वो किया जाता था, ठीक है। और ये जो मूर्ति है ना ये हमको इनम गांव के एक साइड से मिली है, ठीक है। और साथ ही आपके जो बुल फिगराइंस है, बुल जो है वो मालवा और राजस्थान में बुल की टेराकोटा फिगराइंस हमको मिली है। तो इससे ये समझ आता है कि हो सकता है बुल को ना एज एक रिलीजियस सिंबल की तरह ना इस्तेमाल किया जाता हो इस टाइम पीरियड में। और ये जो हमको इनम गांव से मदर गॉडेस की जो ये पिक्चर मिली है ना, ये जो मूर्ति है ना आपकी, ये वेस्टर्न एशिया में जो मूर्ति हमको मिली है ना उनसे थोड़ा बहुत सिमिलर है ये, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, सोशल हिरार्की एंड इनइक्वालिटी। यहाँ से ना अमीर गरीब का जो सिस्टम है ना वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नाउ सेटलमेंट हिरार्की, तो सेटलमेंट जो था ना उसके साइज से पता चलता है कि कुछ विलेजेस आपके 20 हेक्टेयर्स तक बड़े थे, कुछ आपके सिर्फ 5 हेक्टेयर्स तक बड़े थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बड़े विलेजेस जो है ना छोटे विलेजेस को कंट्रोल किया करते थे और डोमिनेट किया करते थे, समझ में आ गया। और घर के टाइप में भी डिफरेंस होता था, ठीक है। जो आपका चीफ होता था, लीडर होता था, और उसके जो रिलेटिव्स होते थे ना उनका जो हाउस है ना वो रेक्टेंगुलर हाउस होता था, ठीक है। और जो आम लोग थे उनका राउंड हट होता था, ठीक है। झोपड़ियां वगैरह जो होती थी वैसे होता था, ठीक है। और इनम गांव में ना जो क्राफ्ट्समैन होते थे ना वो विलेज के कॉर्नर में रहते थे, ठीक है। क्राफ्ट्समैन कहाँ रहते थे? विलेज के कॉर्नर में, ठीक है। तो चीफ सेंटर में रहता था। अब ये जो है ना सोशल डिस्टेंस और हिरार्की को दिखाता है कि जो सेंटर में है वो चीफ होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा, बाकी ऐसे क्राफ्ट्समैन यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो सोशल इनडिफरेंस था ना ये स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, बरियल एविडेंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो ग्रेव्स से हमको ये पता चलता था कि कौन रिच है कौन पुअर है। जैसे कि एग्जांपल्स है यहाँ पे कि कुछ बच्चों की ग्रेव्स में ना हमको कॉपर के नेकलेस हमको मिले हैं, मतलब ये लोग रिच फैमिली से थे। कुछ ग्रेव्स में हमको सिर्फ पॉट्स मिले हैं, ठीक है, मतलब ये लोग नॉर्मल फैमिली से थे। और इनम गांव में हमको एक अडल्ट को कॉपर प्लस पॉटरी के साथ बरी किया गया है। तो ये काफी हाई स्टेटस था, ये काफी हाई फैमिली को ये बिलोंग करते थे, ठीक है। अब क्या था, ये भी आपका एक साइट है। यहाँ ना हमको एक घर में अप्रोक्सीमेटली 29 कॉपर के बैंगल्स मिले हैं, 2 यूनिक कॉपर की कुल्हाड़ियां मिली हैं, और सेमी प्रेशियस जो है स्टोन्स के हमको ज्वेलरीज देखने को मिले हैं। तो ये वो लोग रखते थे जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अफ्लुएंट थे, काफी ज्यादा रिच थे। तो इन सारी चीजों से हमको ये पता लगा है कि उस टाइम में ना सोशल इनडिफरेंस जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था, अमीर गरीब का जो भेदभाव है ना वो शुरू हो चुका था, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, गणेश्वर साइट राजस्थान प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर। तो ये जो साइट है आपकी गणेश्वर साइट, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। और ये जो साइट है आपकी ये नियर खेतरी कॉपर बेल्ट, मतलब यहाँ कॉपर की ना काफी ज्यादा माइंस थी। तो इस रीजन में हमको ये देखने को मिलता है, जो कि आपका सिकार झुंझुनू एरिया राजस्थान, इस एरिया के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ क्रोनोलॉजी के हिसाब से ना ये आपका 2800 से लेकर 2200 बीसी के आसपास ये साइट आपकी डेवलप हुई थी। तो ये आपका मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का है, ठीक है। इसीलिए इसे प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर जो है हम लोग बोलते हैं, मतलब कि कल हड़प्पन कल्चर एग्जैक्टली शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चालकोलिथिक आपको ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और हड़प्पन आपका शुरू होने वाला है। इस वजह से इसको हम लोग प्री डेट्स द मेच्योर हड़प्पन कल्चर ये कहते हैं, ठीक है। नाउ फाइंडिंग्स, यानी कि यहाँ हमको क्या क्या मिला है। तो इस साइट में ना हमको बहुत सारे कॉपर के टूल्स और वेपन्स वगैरह मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको एरो हेड्स देखने को मिला है, तीर का जो वो नोक नहीं होता एकदम ऐसे 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 ये वाला, वो हमको देखने को मिला है। फिर हमको स्पेयर हेड्स देखने को मिले हैं, फिश हुक देखने को मिला है, बैंगल्स, टिजल्स, कॉल्स। नाउ इनमें से ना जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है ना वो हमको इंडस वैली यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मिले ऑब्जेक्ट्स है ना उन जैसे ही लगते हैं। तो मतलब कि दोनों में ना कुछ दोनों ही साइड्स में, दोनों ही इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था, ठीक है। इसके अलावा टेराकोटा केक, केक मतलब खाने वाला केक नहीं, मतलब एक ना फ्लैट टाइप का, ऐसे जैसे रेक्टेंगुलर ऐसे नहीं होता, इस तरीके का कुछ कॉपर का हमको ऑब्जेक्ट देखने को मिला है। और कुछ इसी तरीके का ऑब्जेक्ट हमको इंडस वैली के आसपास भी देखने को मिला था, ठीक है। फिर आपका माइक्रोलिथ, वही स्मॉल स्टोन जो थे उनके टूल्स काफी ज्यादा
यहाँ पे हमको मिले हैं चालकोलिथिक कल्चर में। इसके अलावा ओसीपी यानी कि ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ये कुछ इस कलर की पॉटरी हमको देखने को मिली है। ये भी आपका रेड स्लिपर्ड वेयर यानी कि रेड कलर की पॉटरी होती थी। कभी-कभी ब्लैक पेंटिंग भी किया जाता था इस पे। ज़्यादातर ये आपको वाज़ के शेप में मिलता था, जैसे कि ये शेप है, इस शेप में, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर्स। तो इकोनॉमी ज़्यादातर आपकी पार्टली एग्रीकल्चर पे और लार्जली आपका हंटिंग पे डिपेंडेंट थी, ठीक है? ज़्यादातर हंटिंग किया करते थे। इनका जो मेन क्राफ्ट था ना, वो था कॉपर से टूल्स बनाना, ठीक है? और इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर था, जिसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अर्बनाइज़ नहीं हो पाए, यानी कि शहरी नहीं बन पाए। कंप्लीटली गाँव वाले भी नहीं थे, पर कंप्लीटली शहर वाले भी नहीं थे। समझ में आ गया? इसके बाद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो आपका है ना गणेश्वर, ये किस कल्चर में आता है, ठीक है? तो ये जो है आपका प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है? और यही आपका आगे जाके ना मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है? नाउ आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो चालकोलिथिक एज था ना, ये आपका कॉपर प्लस स्टोन एज का एक फेज था, जहाँ लोग कॉपर के टूल्स के साथ-साथ माइक्रोलिथ यानी कि छोटे-छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जो हमको मेसोलिथिक टाइम से देखने को मिलता है, ठीक है? ये लोग आपके विलेज में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, ठीक है? आहार जो आपका कल्चर था, वहाँ पे स्टोन के हाउसेस हमको मिले हैं। इनम गाँव में बड़े मड हाउसेस हमको मिले हैं। वहाँ पे हमको चूल्हा देखने को मिला है। साथ ही हमको ये पता लगा है कि एक चीफ था, जिसके एक हाउस में 5 रूम्स थे। एक रूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीनरी स्टोर की जाती थी, जिससे ये पता लगता है कि हो सकता है वो टैक्स के बदले अनाज लोगों से लिया करता था, ठीक है? फिर हमें कुछ सोशल हायरार्की भी हमको देखने को मिली है। और ये लोग आपके खेती ज़्यादातर बार्ले, व्हीट, राइस, बाजरा ये उगाते थे। हंटिंग और फिशिंग पर डिपेंडेंट थे। क्राफ्ट्स में हमको काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड चीज़ें देखने को मिली हैं। कॉपर के हमको बहुत सारी चीज़ें, टूल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, सारी चीज़ें। बीड मेकिंग हमको देखने को मिला। काफ़ी सारे हमको पॉटरीज़ देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में काफ़ी फेमस थे। टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स हमको देखने को मिले, टॉयज़ और टेराकोटा केक ये हमको देखने को मिला। और ये जो गणेश्वर साइट है राजस्थान, ये खेतरी कॉपर बेल्ट के पास था, जहाँ से कॉपर टूल्स बनते थे। और ये साइट आपका हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करता था, ठीक है? पर खुद अर्बन नहीं था। ये एक आपका प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर था, जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो यहाँ से आपकी हो चुकी है, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं आज का ये सेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 चालकोलिथिक कल्चर्स। ये पार्ट 2 है, ठीक है? पार्ट 1 में हम लोगों ने चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग करने वाले हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया, ये टॉपिक कवर। एंड पार्ट 3 में आपके ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक फेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर ये करेंगे कवर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो देखो हमने ना कल वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था चालकोलिथिक एज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से, उनकी पॉटरी और सब कुछ, और तीनों फेजेस पेलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक हो गया, इन चारों ही फेजेस में क्या डिफरेंस है, कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, कैसे आपका ह्यूमन एडवांसमेंट हुआ, किस तरीके से हमारी लिविंग पैटर्न में बदलाव आया, किस तरीके से हमारे खाने के पैटर्न में, रहने के पैटर्न में, हर चीज में बदलाव आया, वो सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में ना आपका चालकोलिथिक साइट्स ना 3 फेजेस में मिलते हैं, ठीक है? एक है आपका प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर, यहाँ पे मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू होने से पहले, प्री हड़प्पन, ठीक है? दूसरे है आपके हड़प्पन के टाइम के साथ साथ जो है, और तीसरा है आपका हड़प्पा के बाद, पोस्ट हड़प्पा, ठीक है? तो इन तीनों को ही हम लोग ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपका चालकोलिथिक सेटलमेंट इंडिया में डेवलप हुआ है डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल फेजेस के हिसाब से। मैंने आपको बताया था कि चालकोलिथिक कल्चर बेसिकली वो टाइम पीरियड है जब स्टोन प्लस कॉपर का इस्तेमाल एक साथ करते थे। तो इंडिया के किसी किसी रीजन में चालकोलिथिक कल्चर आपका हड़प्पा कल्चर से पहले स्टार्ट हुआ है, किसी किसी में हड़प्पन पहले स्टार्ट हुआ है, चालकोलिथिक बाद में स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो ये जो चीज है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल इसका फेज रहा है। समझ में आ गया? तो देखो इधर कहीं आपका हड़प्पा से पहले ये शुरू हो गया है, कहीं आपका हड़प्पा के टाइम, कभी आपका हड़प्पा के बाद। समझ में आया? तो ये चालकोलिथिक फेज आपका अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ है। तो सबसे पहले प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर इसकी बात करते हैं। तो हड़प्पा रीजन में ना जो सबसे मतलब नीचे अर्लीस्ट जो लेयर्स हमको मिलती है ना, उन्हें हम लोग कई बार अर्ली हड़प्पा भी कहते हैं, और ये क्या कहते हैं प्री हड़प्पा भी कहते हैं। समझ में आ गया? पर असल में वो ना चालकोलिथिक स्टेज ही होता है, बस मेच्योर हड़प्पन सिटी से थोड़ा सा अलग दिखने के लिए उनको हम लोग अर्ली हड़प्पा लेबल कर देते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि हड़प्पा आपका या तो
शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर कोई फेज आपका शुरू हो रहा है वर्सेस कोई फेज आपका एंड हो रहा है, तो एंड से अगर मैं शुरुआत को कंपेयर करूंगी तो बहुत मेजर हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो वही जो स्टार्टिंग वाला फेज है ना, प्री हड़प्पा, जिसको हम लोग अर्ली हड़प्पा भी कहते हैं, तो वो हम लोग चालकोलिथिक एज में कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ना ये जो कल्चर्स है ना, ये एग्जिस्ट करते थे पहले प्री हड़प्पा में। ये जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। हड़प्पा कल्चर शुरू होने से पहले आपका प्री हड़प्पा कल्चर था। समझ में आ गया? ये आपका ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा, सिंध इन एरियाज में पाए गए हैं ये वाले। इसके अलावा कालीबंगन जैसे राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट प्री हड़प्पन साइट है। बनावली हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट डीजी सिंध पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आपकी साइट्स हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हम लोगों को एविडेंट देती है प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर का। समझ में आ गया? इसके बाद है आपका कंटेम्परेनियस चालकोलिथिक कल्चर। तो बेसिकली ये आपका हड़प्पा के साथ साथ जो को एग्जिस्ट करते थे ना, वो है, ठीक है। तो ये आपका उसी टाइम में डेवलप हुआ जिस टाइम में आपका मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। समझ में आ गया? उसी टाइम में ये चालकोलिथिक कल्चर जो है ना, जैसे मान लो आपका कुछ जगहों पे हड़प्पा जो है वो डेवलप हो रहा था, तो उन्हीं उसी सेम टाइम में कुछ जगहों पे चालकोलिथिक कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा था। समझ में आ गया? तो ये हमको मेजर एविडेंस देते हैं इंटरैक्शन का, इन्फ्लुएंस का, कि हड़प्पा के एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस चालकोलिथिक कल्चर में भी प्रेजेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि चालकोलिथिक कल्चर और आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन ये दोनों को एग्जिस्ट किया करते थे इन रीजन्स में। समझ में आ गया? इसके बाद इधर आ जाओ पोस्ट हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर। तो बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आपका डिक्लाइन होने वाला था ना, या आपका डिक्लाइन हो चुका था, उसके बाद जो कल्चर डेवलप हुए ना, उसमें हम लोगों को क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या ऐसी मतलब चीजें दिखती हैं सिमिलर, जिनसे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे ना ये कल्चर शुरू होने से पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पन कल्चर था, तो वो चीज, ठीक है। तो ये आपका जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर है ना, ये आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया उसके बाद ये आपका शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो कल्चर्स थे ना, बेसिकली ये आपका डिफरेंट कल्चर है, बस इस कल्चर के कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो आपके हड़प्पन कल्चर से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। समझ में आ गया? तो हड़प्पा के कुछ एलिमेंट्स थे जिनका इन्फ्लुएंस इस कल्चर में भी था, तो जिससे हमको ये पता चला कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन भले डिक्लाइन हो गया है, बट ये जो कल्चर है नया, इसमें भी हमको पुराने हड़प्पन कल्चर्स के कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपके नदर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में थे लोकेटेड। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कयाथा कल्चर, ये आपका 2000 से लेके 1800 बीसी तक एग्जिस्ट किया करता था। ये बेसिकली आपका एक ट्रांजिशनल फेज था हड़प्पन और चालकोलिथिक कल्चर के बीच का। समझ में आया? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमको जो जो एविडेंसेस मिले ना, देखो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पहले पेलियोलिथिक है, क्लियर, ठीक है, फिर मीजोलिथिक है, क्लियर, फिर आपका नियोलिथिक है। इन तीनों में क्लियर डिवीजन हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है। चालकोलिथिक कल्चर में लोग स्टोन और कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब चालकोलिथिक कल्चर इंडिया में कहीं कहीं पहले शुरू हुआ है और कहीं कहीं पहले आपका हड़प्पन कल्चर शुरू हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, और कहीं कहीं रीजन में इन दोनों ही कल्चर का हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्लियर है ये चीज। तो यही चीज है यहाँ पे कि कहीं कहीं चालकोलिथिक कल्चर आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले हो गया है, कभी कभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ वो कोएग्जिस्ट भी किया है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ लेटर चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया नॉन हड़प्पन ट्रेडिशंस, मतलब कि ये कुछ आपके चालकोलिथिक कल्चर है जिसमें हमको हड़प्पा का कुछ भी दूर दूर तक हमको देखने को नहीं मिलता है, नॉन हड़प्पन कल्चर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चालकोलिथिक कल्चर्स हैं जो कि एमर्ज हुए, यानी कि डेवलप हुए आफ्टर द मेच्योर हड़प्पन फेज, बट वर नॉट कनेक्टेड विद द इंडस सिविलाइजेशन। यानी कि काफी सारे ऐसे चालकोलिथिक कल्चर्स थे जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डेवलप हुए हैं, लेकिन हमको उन कल्चर्स में हड़प्पा के सिविलाइजेशन से मिलता जुलता कोई भी एक भी एविडेंस हमको नहीं मिला है। समझ में आ गया? वो अपना इंडिपेंडेंट चालकोलिथिक कल्चर थे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, मालवा कल्चर, जो कि आपका 1700 से लेके 1200 बीसी तक एग्जिस्ट करता था। इसमें आपकी जो मेजर साइट्स है वो है नवदातुली, ईरान, आपका नगड़ा, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके कुछ कुछ फीचर्स है कि ये डेवलप हुआ था इंडिपेंडेंटली, इसमें कोई हमें हड़प्पन इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इसको कैरेक्टराइज कैसे किया हमने कि ये मालवा कल्चर को बिलोंग करता है, तो ब्लैक ऑन रेड पॉटरी हो गया, कॉपर टूल्स हो गए, रेक्टेंगुलर हाउसेस हो गए, ये कुछ एविडेंसेस है जो कि हमको इन जगहों से मिले हैं।
हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी। इसके बाद आपका जोरवे कल्चर जो कि 1400 से 700 बीसी तक एग्जिस्ट करता था। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में काफी डिटेल से हम लोगों ने जोरवे कल्चर के बारे में समझा था, ठीक है। अब ये कौन कौन से रीजन कवर करते, तो ये मोस्टली महाराष्ट्र में पूरा फैला हुआ था एक्सेप्ट इन दोनों एरियाज के, विदर्भा एंड कोंकण। ये दो एरियाज है जहां पे ये कल्चर नहीं था, इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में ये फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ भी हमको नॉन हड़प्पन रीजनल नेचर, मतलब कि इनका इंडिपेंडेंट ही अपना कल्चर था, किसी का कोई इन्फ्लुएंस दूर दूर तक नहीं था। ये आपका जैसे कि इनम गांव, दाइमाबाद, निवासा यहाँ एग्जिस्ट किया करते थे। यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांस फार्मिंग कम्युनिटी थी, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल करते थे, कॉपर का और पेंटेड पॉटरी का। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे आपका सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया चालकोलिथिक कल्चर। तो अब ये वो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं जो आपका सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुए। तो ये आपके इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। साउथ इंडिया में जो भी हमको चालकोलिथिक साइट्स मिली है ना, वो हमको न्यूलिथिक सेटलमेंट से ही मिलना शुरू हो गई है। इनका कोई भी डायरेक्ट लिंक हमको नहीं मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। साथ ही जैसे आपका विंध्या हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये जो कल्चर्स थे ना, ये रूरल कल्चर्स थे, समझ में आ गया। और एग्रेरियन यानी कि आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, अर्बनाइज नहीं थे बिल्कुल भी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा अर्बन सिविलाइजेशन है, जिससे हमको ये पता चल गया कि यहाँ रीजन्स में ना हड़प्पा सिविलाइजेशन पहुंचा ही नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट अपना कल्चर है। समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ इधर मिड गैंगेटिक चालकोलिथिक साइट्स। तो यहाँ हमको टोटल 138 चालकोलिथिक साइट्स मिले हैं, जो एरिया के हिसाब से काफी कम है, ठीक है। कंपेयर करो तो जैसे कि साउथ इंडिया में हमको अराउंड 854 न्यूलिथिक साइट्स मिली है, ठीक है। और यहाँ जो ये भी आपकी 138 साइट्स है ना, इनमें सिर्फ आपकी 14 ऐसी साइट्स हैं जिनको एग्जैक्टिवेट किया गया, खुदाई की गई है। ये आपके कहाँ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। समझ में आ गया। और इनमें कॉपर का यूज बहुत कम मिला है, ज्यादा हमको स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोग ज्यादातर फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, फार्मिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था, ठीक है। ज्यादातर नदी के किनारे पे सिचुएटेड थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। मेजर जो साइट्स है वो है पांडुराजर दीबी आपका महिषदाल वेस्ट बंगाल में, और टाइम पीरियड 1500 से लेकर 700 बीसी तक, और इसके बाद तक भी ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। ये कल्चर जो है ना, ये शो करता है हमको ट्रांजिशन आपका, जहां पे आपका डायरेक्ट आप देखो चालकोलिथिक से आयरन एज में ट्रांजिशन हो गया, लेकिन अर्बनाइजेशन अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। शहरी इलाके यहाँ पे डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन लोग ना आयरन का इस्तेमाल करना जानते थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, इसके बाद है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चालकोलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज। अब जैसे आप लोग प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स देखते हो, जैसे कि अमरी हो गया, कोटडीजी हो गया, कालीबंगन हो गया, गणेश्वर साइट हो गए, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ ना एग्रीकल्चर ना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। जो आपका सिंध, बलूचिस्तान एंड राजस्थान, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इन इन साइट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपका एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो पूरा आपका सिंध, बलूचिस्तान एंड राजस्थान पूरे एरिया में फैल गया है। समझ में आया। इसके बाद ये जो कम्युनिटीज है ना, ये आपका मूव कर गए थे इंडस फ्लड प्लेन्स की तरफ, और इन्होंने ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी अपना लिया। इसके बाद ब्रॉन्ज आ गया, यानी कि आपका अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट जो है हो गया है। ब्रॉन्ज कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद इधर आ जाओ, डिक्लाइन एंड ट्रांजिशन ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। अब चालको देखो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री में, उसका कुछ फेजेस आते हैं उसके। एक सेकेंड देखो, सबसे पहला फेज तो होता है कि वो जो चीज है ना वो शुरू हो रही है, ठीक है। फिर वो शुरू होते 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 अपने पीक पे जाती है, जब खाली वही चीज चल रही है। फिर पीक पे जैसी कोई चीज आई है, उसका डाउनफॉल आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग डिक्लाइन कहते हैं। फिर यहाँ आने के बाद वो चीज डिक्लाइन होने लगती है, फिर यहाँ से आपकी कोई नई चीज शुरू हो जाती है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का नियम है, ऐसा मान लो। एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, कोई एक राजा आएगा, वो अपनी पीक पे जाएगा, फिर डाउनफॉल आएगा। फिर दूसरा एक किंगडम कोई शुरू होगा, वो अपनी पीक पे जाएगा, फिर उसका डाउनफॉल शुरू होगा। समझ में आ गया। तो ये है ही है, ये तय है। तो वही चीज यहाँ पे आप, डिक्लाइन कैसे हुआ और ट्रांजिशन कैसे आया, बदलाव कैसे आया चालकोलिथिक कल्चर में। तो सबसे पहले तो एंड ऑफ चालकोलिथिक फेज, इसकी बात करते हैं। तो ज्यादातर आपके चालकोलिथिक कल्चर्स जो है ना, वो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ना डिसअपियर होने लग गए थे 1200 बीसी के आसपास। समझ में आ गया। ओनली जो आपका जोरवे कल्चर था, वो सबसे लॉन्गेस्ट जो है सर्वाइव किया। अब देखो ये क्या है, आपका प्री का क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कल्चर आपका 700 बीसी के आसपास तक सस्टेन किया है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसे पता लगा ये जोरवे कल्चर है, तो पॉटरी वगैरह से हमको पता लगा। और किसी किसी रीजन में वो पॉटरी हमको नहीं मिली, तो जिससे पता लगा हमको कि अच्छा इस टाइम के बाद चालकोलिथिक पीरियड जो है आपका खत्म हो गया है। समझ में आ गया। तो ऐसे हमको पता लगा। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल गैप, अब ध्यान से समझो। 1200 बीसी के आसपास ना एक गैप है आपका 400 से लेके 600 ईयर्स तक का, ठीक है।
इस गैप में ये अनुमान लगाया जा रहा है, हमें जो सामान मिला है बेसिकली, जो भी हमको चीजें मिली हैं, जो भी टाइमलाइन अभी तक हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किया है, वो आपका ज्यादातर 1200 बीसी के आसपास डिस्कवर किया गया है। इसके बाद जो चीजें मिली है हमको, वो 400 से 600 ईयर्स बाद की चीजें मिली है। तो ये वो टाइम पीरियड है जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि चालकोलिथिक कल्चर जो है आपका खत्म हो गया होगा, और इसी टाइम पीरियड में जो आपका अर्बन फेज है वो शुरू हो गया होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हुआ होगा। समझ में आ गया? तो ये है। इसके बाद आ जाओ कॉज ऑफ डिक्लाइन। अभी डिक्लाइन क्यों हुआ होगा? सबसे पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो देखो मैं एक चीज बताती हूँ, ये जो पूरी सोसाइटी थी चालकोलिथिक कल्चर वाली, ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे रीजन, जैसे कि आपका वेस्टर्न इंडिया में मध्य प्रदेश वाला एरिया होगा, वहां पे बारिश कम हो गई होगी। बारिश कम हो गई होगी तो आपका खेती में मुश्किल आया होगा, फसल नहीं उगी होगी, जिस कारण हो सकता है लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ा होगा, खाने को अनाज नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से ये जो कल्चर है ये डिक्लाइन हो गया। समझ में आ गया? एक तो ये है। इसके बाद जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी उस सॉइल पे कुछ भी काम करने में, क्योंकि उसको पानी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये रीजन है। दूसरा है यहाँ पे एग्रीकल्चरल लिमिटेशंस, यानी कि चालकोलिथिक जो फार्मर्स थे ना, उनको आयरन के टूल्स के बारे में नहीं था पता। समझ में आ गया? तो जिसकी वजह से उनके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज थी, बहुत लिमिटेड टूल्स थे, जिसकी मदद से वो लोग बहुत लिमिटेड चीजें थी जो कर सकते थे। तो लॉन्गर टाइम में जो भी आपके पास टूल्स थे वो पुराने हो गए, नई टेक्निक्स आपको नहीं पता, जिसकी वजह से वो लोग एग्रीकल्चर उतने अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाए, चला नहीं पाए। समझ में आ गया? तो एक ऐसा मानना है। इसके बाद है आपका रीजनल कंटिन्यूटी एंड ट्रांजिशन। ठीक है? तो इंडिया के ना अलग अलग रीजन्स में जो चालकोलिथिक फेज आपका रहा है, चालकोलिथिक फेज से आयरन एज, उस तक का जो ट्रांजिशन है ना वो एक जैसा नहीं रहा है। ठीक है? कुछ जगह आपका काफी स्लो, धीरे धीरे बदलाव हुए हैं, कुछ जगह आपका बहुत तेज हुआ है, नेचुरल तरीके से बदलाव हुए हैं। जैसे कि आपका ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें, तो ईस्टर्न इंडिया जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, मिड गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया हो गया, जो बिहार के आसपास वाला एरिया है, यहाँ जो चालकोलिथिक कल्चर था ना वो ज्यादा देर, बहुत देर तक बना रहा। ठीक है? धीरे धीरे बिना किसी कल्चरल ब्रेक के ये आयरन एज में बदल गया। मतलब पूरी जो आपकी संस्कृति थी ना वहाँ की चालकोलिथिक कल्चर को लेके, वो खत्म नहीं हुई, बल्कि ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होते 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 आपका नया कल्चर आया, आयरन बेस्ड एग्रीकल्चर करने के लिए टूल्स आए आपके। तो ऐसे कर करके वो चीजें धीरे धीरे आपका चेंज हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका साउथ इंडिया की, तो सदर्न इंडिया में क्या था, यहाँ पे चालकोलिथिक फेज से आपका मेगालिथिक कल्चर डेवलप हुआ। मेगालिथिक कल्चर मतलब कि जिसमें आयरन का टूल, आयरन के टूल्स का इस्तेमाल हुआ। लार्ज बरियल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए लोगों को दफनाने के लिए। ठीक है? जिनका जो स्ट्रक्चर है जैसे कब्रिस्तान में नहीं होता, इस तरीके की चीजें बनाई गई। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हर रीजन में चालकोलिथिक से आयरन एज का ट्रांजिशन जो है ना काफी अलग तरीके से हुआ, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनी रही। कोई अब्रप्ट एंड या सडन ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि ये जो चीज है ना ये चलती चली गई। समझ में आ गया? चाहे आपका ईस्ट हो, साउथ हो, दोनों जगह का ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ हो, जिससे एग्रीकल्चर और सोशल डेवलपमेंट और ज्यादा आपका आगे बढ़ा। समझ में आ गया? एग्रीकल्चर में हम लोगों ने नए तरीके के टूल्स डेवलप किए, नए मॉडर्न टेक्निक्स, तरीके, ये सारी चीजें जो है ग्रेजुअली आपकी बढ़ती चली गई। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ चालकोलिथिक फेज। यहाँ पे हम इस मैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है? तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 चालकोलिथिक कल्चर, ये पार्ट 3 है। ठीक है? इससे पहले 2 पार्ट हम लोग इस चैप्टर के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चालकोलिथिक सेटलमेंट्स, ये सारे टॉपिक, एंड उसके बाद चालकोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया पार्ट 2 में हम लोगों ने ये किया था। एंड आज हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ द चालकोलिथिक फेज एंड लिमिटेशंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर, ये दोनों टॉपिक कवर। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ना उसमें आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा कि चालकोलिथिक कल्चर जो है वो आपका किस तरीके से डेवलप हुआ अक्रॉस द इंडिया, क्या क्या फीचर्स रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है? आज हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात करने वाले हैं कि ये फेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा, क्या रहा। और ये आप मैप देख रहे हो, ये आप लोगों ने देखा होगा चालकोलिथिक कल्चर से जुड़ा हुआ, जिसमें आपका चालकोलिथिक साइट्स के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आपके मॉडर्न टाउन्स के बारे में बता रखा है जो आपका स्क्वायर से मार्क है, तो ये एक बार आप लोग देख लेना। और इससे भी इम्पोर्टेंट है जो इस नोट्स में ना मैंने ये मैप आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें सारे ही कल्चर्स के बारे में दिया हुआ है। आई थिंक ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था काफी। तो ये रहा वो मैप। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा चालकोलिथिक कल्चर जो है वो फैला हुआ था। समझ में आया? अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है और वहां पे आप ऐसे इंडिया का मैप बना के ये शेडिंग करके दिखा देते हो, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है? बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली चालकोलिथिक कल्चर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा, उस कल्चर से हम लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो मिली, वो कल्चर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, वगैरह वगैरह। जैसे सबसे पहले है हमारे पास जोग्राफिकल स्प्रेड। जोग्राफिकल स्प्रेड का मतलब है आपका कि चालकोलिथिक कल्चर्स ना इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में मिला है हमको, चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड चीजें जो भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे ना इनके जो ट्रेसेस है ना, कुछ भी एविडेंस, कोई भी निशान, कुछ भी हमको नहीं मिला है। समझ में आ गया? तो वो कौन से एरियाज है, जैसे कि आपका एलुवियल प्लेन वाला है, यहाँ पे हमको कोई भी वो नहीं मिला है, जो कि आपकी बड़े नदियों के पास जो एलुवियल प्लेन्स है, जैसे कि गंगा हो गया या यमुना हो गया, इनके जो आसपास के मैदान होते हैं ना वहां पे, क्योंकि ये एरियाज ना बार बार यहाँ पे फ्लड आता रहता था, ठीक है। इसलिए जो भी पुराने सेटलमेंट्स थे, उनके जो भी नामो निशान थे, हो सकता है वो टिक नहीं पाए हों। समझ में आ गया? इसके बाद थिकली फॉरेस्टेड रीजन। तो ये जो था आपका, जो घने जंगल होते हैं ना, ये वो वाला रीजन है। यहाँ लोगों के बसने के लिए जगह बहुत कम थी, बहुत कम सारी सुविधाएं थी, पानी उतना नहीं था, ऐसा मान लो। तो जानवरों का खतरा रहता था। तो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे हमको जो है वो ना मिले, इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे हमें कोई सेटलमेंट जो है वो ना मिला हो, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, मटेरियल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली चालकोलिथिक टाइम के लोग ना किस टाइप के टूल्स, टेक्निक्स और चीजें क्या यूज करते थे, ठीक है। उनकी डेली लाइफ, टेक्नोलॉजी लेवल वो किस तरीके का था। तो बेसिकली जो चालकोलिथिक फेज वाले लोग थे ना, वो ज्यादातर आपके माइक्रोलिथिक टूल, जो कि आपके छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे, माइक्रोलिथिक के साथ साथ आपके कॉपर का, समझ में आ गया, इन दोनों को मिक्स करके ये लोग टूल बनाते थे। और इसी वजह से इस एज को हम लोग कॉपर स्टोन यानी कि चालकोलिथिक एज जो है बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद ये जो लोग थे ना, ये जो कम्युनिटी थी, ये कॉपर स्मेल्टिंग जानती थी, मार्किंग जानती थी, और इसी वजह से यहाँ पे हमको अर्ली जो एविडेंस मिले मेटलर्जी के, यहीं पे मिले हैं हमको। समझ में आ गया? बेसिकली ये जो था ना इंडिया में फर्स्ट ऐसा फेज था जहां पे लोग मेटल यूज करना जानते थे। समझ में आ गया? इसी वजह से इसको मेटलर्जी की शुरुआत हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया? मेटल्स का जो इस्तेमाल होना हुआ है ना, वो इसी इसी फेज से हुआ है। इसके बाद ये लोग ज्यादातर व्हील मेड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, व्हील का इस्तेमाल करके इस पॉटरी को बनाते थे और इस पे पेंट करते थे ज्यादातर आपका, और अलग अलग डिजाइन, अलग अलग पैटर्न्स वगैरह। तो ये बेसिकली आपका इंडिया का ना पहला पेंटेड पॉटरी जो ट्रेडिशन है ना, वो यही इसी फेज से शुरू हुआ था, ठीक है। और इस पॉटरी का इस्तेमाल कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, स्टोर करने के लिए चीजों को, इन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इन पॉटरी में लोटा, आपको पता ही होगा, लोटा और थाली, ऐसे बर्तनों को भी बनाया जाता था, ठीक है। इसके बाद रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके इंडिया के अलग अलग रीजन्स में चालकोलिथिक कल्चर जो है एक जैसा नहीं था। मैंने बताया आपको, हर एरिया में इसके अपने यूनिक फीचर्स है, हर एरिया में अलग ही डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इनके। जैसे कि अगर साउथ इंडिया की अगर बात करें, तो यहाँ ना आपका जो नियोलिथिक फेज था ना, नियोलिथिक फेज आपका धीरे धीरे चालकोलिथिक फेज में डेवलप हो गया। समझ में आ गया? साउथ इंडिया में। और आपका जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, यहाँ ना, यहाँ के चालकोलिथिक लोग ना कोलोनाइजर्स की तरह बिहेव करते थे। मतलब इन्होंने ना नए नए एरियाज में जाकर एग्रीकल्चर और परमानेंट सेटलमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। इन्होंने पहली बार कुछ रीजन्स में फार्मिंग बेस्ड विलेज स्टैब्लिश किए कि यहाँ पे फार्मिंग होगी। समझ में आ गया? ये कुछ आपके अर्ली सेटलमेंट्स के एग्जांपल है, कयाथा एंड ईरान में, जो कि आपका मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में था, अर्लीस्ट फेज है। फिर आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत लेट जाके ये चीजें डेवलप हुई। यहाँ का चालकोलिथिक फेज ना बहुत बाद में डेवलप हुआ, ठीक है। फिर आपका बिहार एंड वेस्ट बंगाल में, इन रीजन्स में सबसे लेट आपका चालकोलिथिक कल्चर जो है डेवलप हुआ। समझ में आया? तो बेसिकली इंडिया के अलग अलग पार्ट में चालकोलिथिक कल्चर का जो टाइमिंग है, नेचर है, वो अलग था। साउथ में नियोलिथिक से थोड़ा ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ, वेस्ट में एक्सपेंशन हुआ, फार्मिंग हुई, और ईस्ट में आपका सबसे लास्ट स्टेज पर ये कल्चर जो है आया। समझ में आ गया? इसके बाद इधर आ जाओ, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। तो चालकोलिथिक फेज में जो लोग थे, उन्होंने खेती और गांव बसाए, अपनी रोजी रोटी के लिए ना उन्होंने बहुत सारी चीजें की। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पहला है आपका जैसे विलेज डेवलपमेंट मान लो। तो इन्होंने ना, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया जो आपका ये वाला रीजन है इंडिया का, नीचे वाला जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, साउथ इंडिया, यहाँ पे सबसे पहले ना बड़े और ऑर्गेनाइज्ड गांव बसाए गए। फर्स्ट जो लार्ज विलेजेस है ना, वो यहीं पे स्टार्ट हुए। ये जो गांव थे ना, ये नियोलिथिक फेज के छोटे सेटलमेंट से ज्यादा डेवलप्ड और परमानेंट थे, ठीक है। मतलब लोग अब तक एक जगह सेटल्ड लाइफ जीना जो है पूरी तरीके से जान चुके थे, यहीं पे जीना है हमको, ठीक है। और अगर आपका एग्रीकल्चर की बात करें, तो वेस्टर्न इंडिया में बार्ले, व्हीट, लेंटिल ये उगाए जाते थे। सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में राइस, स्पेशली आपका वेस्ट बंगाल और बिहार वाले रीजन में, ठीक है। इनकी जो डाइट थी वो ज्यादातर आपका नॉन वेजिटेरियन
वेजिटेरियन फूड था, वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर मीट बेस्ड था, ईस्टर्न इंडिया में मोस्टली आपका फिश एंड राइस, ये कल्चर हमको आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आर्किटेक्चर एंड सेटलमेंट पैटर्न। तो बेसिकली चालकोलिथिक फेज में लोग किस तरीके के घरों में, कैसे सेटलमेंट में रहते थे, उनका सोशल जो सेटअप था वो किस तरीके का था। तो जो मेजर सेटलमेंट्स हैं आपके इस फेज में ना, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि कयाथा, ईरान, इनम गांव, चिरान पंडू, राजा डीबी, ये आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया? ये आपसे पूछा जाता है। ये ना बेसिकली आपके क्या थे, ये सब जगह जो है ना अलग-अलग रीजन्स के चालकोलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? इसके बाद आपका फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो है आपका ज़्यादातर कयाथा में, ईरान में, इनम गाँव में, यहाँ हमको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इससे हमको पता चलता है कि हो सकता है वहाँ पे कोई राजा रहता होगा, ऐसे पूरी एक क्या कहते हैं, चीफ रहता होगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली ना ऐसा होता है कि कोई मुखिया होगा, ठीक है, बीच में रहता होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी, कंट्रोल होगी, तो इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है। फिर आपका ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि चिरान, पांडु, राजा डीबी, ये जो है थोड़े से आपके पुअर स्ट्रक्चरल रिमेन्स थे, मतलब कि यहाँ पर ना उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमको नहीं मिला। यहाँ के जो घर थे वो सिंपल हट थे, जिनके पास सिंपल हट थे, ठीक है? बहुत सर्कुलर हट्स में बनाए गए थे, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ईस्टर्न इंडिया के गाँव ज़्यादा सिंपल थे, रूरल नेचर के थे, ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे अभी नहीं हुआ था। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली चालकोलिथिक फेज़ में लोग मतलब मरने के बाद लोगों को कैसे दफनाते थे, क्या-क्या उनके अलग-अलग तरीके थे, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र की अगर बात करें, वेस्टर्न इंडिया की, यहाँ पे ना डेड बॉडी को आपका नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रखा जाता था। और ये जो बरियल प्रैक्टिसेस होता था, मतलब पूरा शरीर जो है वो सीधा लिटा दिया जाता था, फिर दफना दिया जाता था। तो बेसिकली ये जो है ना आपका ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफॉर्म प्रैक्टिस थी, जो रीजन के एक कल्चर पैटर्न को दिखाता था, ठीक है। फिर आपका साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बॉडी को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता था। तो ये डायरेक्शन शायद आपका सनराइज या सनसेट इन चीजों से इंस्पायर होगा। फिर आपका ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ना क्या था, जो आपके बरियल प्रैक्टिसेस थे ना, यहाँ पे फ्रैक्शनल बरियल होता था, मतलब कि पूरी बॉडी नहीं दफनाते थे, बल्कि उसका कुछ हिस्सा, जैसे कि हड्डियां हो गया, कुछ एशेज हो गया, वही दफनाई जाती थी। तो या इससे हमको ये लगता है कि हो सकता है यहाँ के लोग कुछ डिफरेंट अपना आफ्टर लाइफ वगैरह में कुछ ऐसे कल्चरल वेरिएशन है, यहाँ पे कुछ अलग ही चीजों में बिलीव करते हो, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ चालकोलिथिक फेज। तो बेसिकली जो आपका चालकोलिथिक फेज था ना, ये फेज ना इंडिया के जो हिस्ट्री है ना उसमें एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहां से हम नियोलिथिक से लेके आयरन एज तक का जो सफर है वो तय करते हैं। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली दो एजेस के बीच में जो ब्रिज का काम है वो ये करता है। वो कौन से दो एजेस है? नियोलिथिक एंड आपका आयरन एज। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज आप कह लो, वो है आपका चालकोलिथिक फेज। समझ में आ गया? यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया, पेंटेड पॉटरी का इस्तेमाल हुआ, और इसी फेज ने फाउंडेशन रखा एग्रीकल्चर का, विलेज लाइफ स्टार्ट किया, क्राफ्टमैनशिप आपको पता है कितने ज्यादा स्किल्ड लेबर थे, वो सारी चीजें यहाँ से शुरू हुई। यहाँ से हमको रीजनल डाइवर्सिटी है, भले ही चालकोलिथिक कल्चर, लेकिन हर एक रीजन की अपनी अलग इंडिविजुअलिटी थी, अपने अलग अलग फीचर्स थे, वो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमको देखने को मिला, सोशल हिरार्की हमको देखने को मिला, किस तरीके से एक अमीर गरीब का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे, लिमिटेशंस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। अब ये कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला है लिमिटेड यूज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो बेसिकली चालकोलिथिक फेज के लोगों ने जानवरों को तो पाल लिया था, लेकिन उनका यूज मतलब पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे वो लोग। समझ में आ गया? इन्होंने क्या किया था, जैसे ये कैटल थे, शीप, गोट, इनका ज्यादातर इस्तेमाल ये लोग किस लिए करते थे? मीट के लिए करते थे, मिल्क के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं किया करते थे। समझ में आ गया? इसके बाद सिमिलर टू सम ट्राइबल कस्टम, जैसे कि गॉन्ड्स ऑफ बस्तर, ये लोग ना मानते थे, ये मतलब विश्वास था इनका कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता। इस वजह से इन्होंने अपने कैटल को ना मिल्क के लिए कभी यूज ही नहीं किया। समझ में आ गया? इसके बाद तो इससे हमको ये पता लगता है कि जितना ये लोग एनिमल्स को इस्तेमाल कर सकते थे ना, उतनी फुल कैपेसिटी से इन्होंने एनिमल का इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आ गया? ज्यादातर ये लोग सिर्फ एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंडेंट रहते थे। इसके बाद है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखो यहाँ से ना एग्रीकल्चर शुरू ही हो रहा है, लोगों को अभी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, बहुत लिमिटेड टूल्स है। समझ में आ गया? तो जो आपका जो भी कल्टीवेशन करते थे ना, ये ना ही बहुत ज्यादा इंटेंसिव, ना ही बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता था। समझ में आ गया? ये ज्यादातर आपका ब्लैक कॉटन सॉइल एरियाज में ही होता था, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। समझ में आ गया? कोई होज, कोई प्लग्स, इनका इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग। डिगिंग स्टिक, बैम्बू स्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे ये लोग खेती करने के लिए। समझ में आ गया? इतने ज्यादा इनके पास कोई
टूल्स नहीं थे, और जो टूल्स भी थे उनको इस्तेमाल करना इनको अच्छे से आता नहीं था। समझ में आ गया? आयरन वगैरह का इस्तेमाल आप देखोगे बहुत ज़्यादा बाद में आया है। समझ में आ गया? किस तरीके से ज़मीन पे खेती करनी है, क्या पूरे प्रैक्टिसेस होने चाहिए, ये इनको नहीं आया है। तो इन्होंने ना एग्रीकल्चर जितनी फुल कैपेसिटी में हो सकती थी उस टाइम में, कितनी फर्टाइल मिट्टी थी, उतनी फुल कैपेसिटी में एग्रीकल्चर आपकी ये मतलब उतनी फुल कैपेसिटी में खेती-बाड़ी ये लोग नहीं कर पाए आपकी। इसके बाद है हेल्थ एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस। तो यहाँ के जो लोग थे ना, इनकी हेल्थ हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, इसके मामले में ना काफ़ी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ा था, ठीक है? हाई इन्फेंट मोर्टालिटी, यानी ये जो आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, यहाँ की साइट्स में ना हमको जैसे इनम गाँव वगैरह हो गए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बरियल्स हमको मिले हैं, बहुत सारे बच्चों को दफनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि उस समय के बच्चे उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते थे, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है एक तो, लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, या फिर फ्रीक्वेंट एपिडेमिक्स, कोई बीमारी ऐसे लगातार ऐसी, जैसे अभी कोविड आया था, ऐसी कोई महामारी आ गई होगी, जिसके कारण बच्चे जो है आपके सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, ठीक है? तो इसका रिजल्ट वही है कि शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वीक पॉपुलेशन ग्रोथ था, जबकि फूड उनके पास प्रॉपर था, ठीक है? खाना प्रॉपर था, इसके बावजूद इनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, तो बेसिकली चारकोलिथिक फेज के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ हद तक आपके आगे बढ़े थे, लेकिन उनके पास ना एडवांस मेटल नॉलेज नहीं थी, ठीक है? इसी वजह से उनका जो भी अर्बनाइजेशन आप कह लो वो हो नहीं पाया। समझ में आ गया? रूरल इकोनॉमी ही रह गई थी। तो बेसिकली इस टाइम के लोग ज़्यादातर आपके रूरल बेस इकोनॉमी थी, लिमिटेड एक्सेस था कॉपर का, तो कॉपर के टूल्स वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते थे, जिनके माइंस हमको बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिले हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल करते थे, कॉपर के टूल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, प्लेएबल थे। लोगों को ना, जैसे हम लोग कोई भी आज टूल बनाते हैं कॉपर का, आयरन का, उसमें हम लोग अलॉय का मतलब क्या होता है, 2 या 3 मेटल को मिक्स कर दिया थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसको, तो उस चीज़ की नॉलेज इनको नहीं थी। समझ में आ गया? तो बस यही था, थोड़ा-सा टेक्नोलॉजिकल गैप था थोड़ा-सा, ठीक है? बाद में जाके थोड़ा-सा जब हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा ना, तब कॉपर को ब्रॉन्ज के साथ ये लोग इस्तेमाल करने लग जाएँगे। समझ में आ गया? ताकि वो जो चीज़ें मेटल जो भी टूल बन रहा है वो ज़्यादा आपका ड्यूरेबल हो, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, एब्सेंस ऑफ अर्बन एंड लिटरेरी डेवलपमेंट। तो हमें पता है इस टाइम तक कोई राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, कोई अर्बन सेंटर्स नहीं बने, कोई लार्ज स्केल पे आर्किटेक्चर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। समझ में आ गया? लेकिन ब्रॉन्ज एज में क्या होगा, ब्रॉन्ज एज में सिविलाइजेशन है, जैसे कि इजिप्ट में हो गया, मेसोपोटामिया में हो गया, क्रीट में हो गया, इंडस वैली में हो गया, ये सारे काफी ज्यादा जो है ना आपके एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, अर्बन सिविलाइजेशंस बनेंगे। ये समझ में आ गया? लेकिन चालकोलिथिक कल्चर आपका उतना आगे नहीं था, बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा ये पीछे था, ठीक है? इसके बाद जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं ना चालकोलिथिक कल्चर के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इनमें ना सबसे पुराना हमको देखो है चालकोलिथिक कल्चर, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन ये चीज हमको बहुत कम साइट्स में देखने को मिली है। ज्यादातर साइट्स में हमको हड़प्पा के एविडेंसेस मिले हैं, देन आपका चालकोलिथिक कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है? तो जहां पे चालकोलिथिक कल्चर हड़प्पा के बाद डेवलप हुआ है ना, वहां पर भी उतना एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है? वहां पर भी अर्बनाइजेशन नहीं है, वहां पर भी ये लोग जो चालकोलिथिक कल्चर वाले लोग थे ना, ये पीछे ही रह गए। तो इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन से कुछ ज्यादा खास सीखा नहीं। समझ में आ गया? तो ये बात है। तो आई होप आपको ये जो पूरा सेशन था, ये पूरा चैप्टर था, काफ़ी लंबा चैप्टर था, समझ में आया हो। अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज़ करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उनको परचेज़ करने का। कैसा लगा है सेशन ये बताना मुझे। कोई डाउट है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।